minato ने यागामी से पूछा कि क्या वो ठीक है या नहीं। यागामी ने शांत आवाज में कहा कि वो बस एक छोटी सी फाइट हुई थी और अब सब ठीक है। लेकिन मिनातो को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था और उसे पता था कि सिचुएशन काफी डेंजरस थी। यागामी के शरीर पर काफी इंजरीज भी आई थी। तभी यागामी की नजर मिनातो के टूटे हुए एमुलेट पर पड़ती है। फाइट के दौरान वो पूरी तरह से टूट गया था। यागामी ने को बुरा लगा और उसने मिनातो से सॉरी कहा। लेकिन मिनातो ने उसे बताया कि इसकी कोई चिंता मत करो, मैं उसे नया एमुलेट फिर से बना सकता हूँ। ये सुनकर यागामी थोड़ा शांत हो गया और वार्थ लेने बैठ गया, आराम करने लगा। और उधर मिनातो के मन में टैंकों की बातें घूम रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी वजह से यागामी बार बार मुश्किलों में पड़ रहा है। वो सोचने लगा कि उसकी मौजूदगी यागामी के लिए खतरा तो नहीं बन रही। तभी यागामी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि उसे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने साफ कहा कि उसे अपनी फ्री विल से मिनातो के गार्डन में रह रहा है और उसे किसी ने भी मजबूर नहीं किया है। ये सुनकर मिनातो को थोड़ा सुकून मिला। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या वो आगे भी इसी तरह साथ रह सकते हैं। आगामी ने बिना देर किए कहा कि हाँ, हम आगे भी साथ रह सकते हैं। उसकी बात सुनकर मिनातो के चेहरे पर बाहर की मुस्कान आ गई। कुछ दिन बाद मिनातो के घर उसकी मॉम द्वारा भेजा गया ऑरेंज का एक बड़ा बॉक्स पहुंचा। बॉक्स देखते ही सारे पे मिनियंस खुशी से उछल पड़े। उन्हें ऑरेंजेस बहुत पसंद थे, इसलिए वो तुरंत बॉक्स के आसपास इकट्ठा हो गए। जब मिनातो को उनकी खुशी देख रहा था, तभी उसकी नजर यागामी पर पड़ी। बाकी सब के उलट वो एक तरफ चुपचाप बैठा मैगजीन पढ़ रहा था। मिनातो को लगा कि शायद वो अभी भी उदास है। आखिर वो अभी तक अपने ओरिजिनल टाइप में वापस नहीं आया। मिनातो को टाइको के साथ हुई फाइट की याद आई। फिर सोचा कि शायद यागामी को कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया है, या फिर उसका ईगो थोड़ा हर्ट हो गया है। इसलिए उसने देख लिया कि वह थोड़ा बाहर घुमाया जाए, ताकि उसका मूड बेहतर हो सके। इसलिए मिनातो ने यागामी को स्वीट खाने चलने का ऑफर दिया। यागामी ने बाहर से कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर काफी एक्साइटेड हो गया। उसे स्वीट बहुत पसंद थी। पेरेंट्स ने भी उसे जाने के लिए एनकरेज किया। आखिरकार यागामी आसानी से मान गया और दोनों साथ टाउन की तरफ निकल पड़े। उनकी छोटी सी आउटिंग जल्दी ही एक ऐसी मुलाकात में बदलने वाली थी जो यागामी के सबसे बड़े फैंस में से एक को उससे आमने सामने मिलाने वाली थी। तोमा ने तुरंत अपने कोवर्कर को कांटेक्ट किया और कुछ ही देर में पूरी पब्लिशिंग कंपनी नीचे आ गई। सभी लोग अपने लोकल सेलिब्रिटी यागामी से मिलने के लिए एक्साइटेड थे। कंपनी में के प्रेसिडेंट ने इधर-उधर देखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यागामी कोई बड़ा शानदार क्रिएचर होगा। तब मेनादो ने बताया कि उनके सामने खड़ा चोटी सा सफेद बल्ब ही यागामी है। प्रेसिडेंट ने बताया कि उनके पुराने प्रेसिडेंट यागामी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। कई साल पहले यागामी ने कंपनी की ग्रोथ में मदद की थी। उसी दौरान दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी और अक्सर साथ में स्वीट शॉप घूमने जाते थे। यागामी ने एम्प्लोमाइज को बताया कि वो आज भी उनकी कंपनी में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो नियमित रूप से उनकी मैगजीन पढ़ता है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए। लेकिन तभी यागामी ने कहा कि उसे स्वीट आर्टिकल्स को लेकर एक कंप्लेंट है। यह सुनते ही सभी एम्प्लॉयज घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद उनसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है। लेकिन यागामी ने सिर्फ इतना कहा कि अगले कुछ महीनों में उनकी फेवरेट फूड स्वीट बेस्ट बंद को मैगजीन में फीचर किया गया है। ये सुनकर सभी राहत की सांस ली और तुरंत उनकी बात मान ली। कंपनी से निकलने के बाद मिनातो और यागामी फिर से टाउन में घूमने लगे। मिनातो को हैरानी हुई कि यागामी को इतने सारे लोग जानते हैं। यागामी ने बताया कि करीब 100 साल पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसकी तरह मैजिकल क्रिएचर्स को देख सकते थे। चलते चलते दोनों एक रेस्टोरेंट में डिलीशियस करी की खुशबू आई। मिनातो तुरंत टच करने अंदर चला गया। रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस ने उनका स्वागत किया और मिनातो के सामने 2 मेनू रखे। मिनातो को लगा कि शायद वेट्रेस भी यागामी को देख सकती है, लेकिन यागामी ने बताया कि ऐसा नहीं है। इसके बाद अपने मैजिक से मेनू को हवा में तैराकर पढ़ना शुरू कर दिया। मिनातो घबरा गया कि कहीं लोग देख न लें, लेकिन यागामी ने उसे आराम से खाना खाने और एंजॉय करने को कहा।
फिर उसने मिनातो को रेस्टोरेंट के बाकी कस्टमर्स की तरफ देखने को कहा। हर कस्टमर के साथ कोई ना कोई मैजिकल कंपेनियन मौजूद था। किसी के पास छोटी टेरिटरी फ्रेंड थी, तो किसी के पास बड़े योकाई घूम रहे थे। मिनातो हैरान था क्योंकि उससे उनमें से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आगामी ने समझाया कि इन सब में समय तक शांत माहौल में रहने की वजह से उसकी सेंसेस कमजोर हो गई हैं। कुछ देर बाद करी आ गई। यागामी ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसे खाना पसंद आया देखकर मिनातो खुश हो गया। तभी उसकी नज़र कस्टमर की जल्दी करते सेलर्स पर पड़ रही। यागामी ने बताया कि जब कोई इंसान किसी फूड को बहुत सालों तक प्यार और केयर से इस्तेमाल करता है, तो उसमें सोल पैदा हो सकती है। उसने ये कहा कि मिनातो के घर में भी एक ऐसा सोल फूड मौजूद है। मिनातो को समझ नहीं आया। तभी यागामी ने बताया कि वो रेड टाइप मिनातो भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे रेड टाइप को कभी भी नजर नहीं देखा था। यागामी ने कहा कि रेड टाइप को अपनी पहचान बनाते हैं, इसलिए वो बिना वजह घूम नहीं करते। तभी मिनातो ने नोटिस किया कि कस्टमर बाहर आ गए, लेकिन रेस्टोरेंट की बेल नहीं बजी। यागामी ने बताया कि बेल की एक एक सोल है, वो सिर्फ तब बजती है जब कोई सुपरनेचुरल बीइंग रेस्टोरेंट में एंटर करता है। इसी वजह से वेट्रेस ने मिनाटो को दो मेनूज दिए थे, क्योंकि उसे बेभूत हो गया था कि उसके साथ कोई क्रिएचर भी आया है। अचानक यागामी के पास पेरेंट्स मिनियंस की कॉल आती है और वो बताते हैं कि मिनातो के घर में कुछ अनवांटेड विजिटर्स पहुंचे हैं। ये वही फेक एक्सोरिस्ट हैं जो पहले भी परेशानी खड़ी कर चुके हैं। यागामी ने उन मिनियंस को उन पर नजर रखने को कहा। उधर दोनों एक्सोरिस्ट गाँव और माहौल गांव और माहौल की खुशबू को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन बड़ा भाई मिनातो के घर को देखकर कुछ चीज जाम हासिल करके अपनी फील्ड बनाना चाहता था। उन्होंने डोरबेल कई बार बजाई, लेकिन घर पर कोई नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद दोनों इरिटेट हो गए। आखिर उन्होंने लीगल तरीके से घर में घुसने का फैसला कर लिया। पेरेंट्स उन्हें उनकी हरकत देखकर डिसगस्टेड हो गए। पेरेंट्स ने सबसे पहले दोनों डोर के साथ संघर्ष करने दिया, फिर जानबूझकर मेन डोर खुल दिया। अंदर पहुंचकर दोनों को एक और बिल्डिंग का डोर मिला। उन्होंने उसे भी खोलने की कोशिश करते करते हैरान हो गए, लेकिन आगे बढ़ते उन्होंने अगला डोर खोला, फिर वैसा ही एक और कॉरिडोर आ गया, फिर एक और डोर खोला और फिर से वही कॉरिडोर आ गया। कुछ देर बाद दोनों को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बड़ा भाई समझ गया कि अब वो किसी अजीब ट्रैप में फंस चुके हैं। तभी उसे ऑरेंजेस की स्मेल आने लगी। असल में पीछे चल रहे पैरेट्स आराम से ऑरेंजेस खा रहे थे। अचानक घर की गहराइयों से काला फॉग निकलने शुरू हो गया और वो तेज गति से उनकी तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता चला गया और वह डरावना नजारा देखकर दोनों एक्सोरिस्ट घबराकर बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन काला फॉग उनसे कहीं ज्यादा तेज था। कुछ ही पलों में वो उनके पास पहुंच गया और ऐसा लगा जैसे वो टुकड़ों में फाड़ देगा। लेकिन तभी दोनों की आंखें खुल गईं। असल में ये सब एक भयानक ड्रीम था। वो अभी भी मिनाटो के घर के बाहर पड़े हुए थे। ड्रीम इतना डरावना था कि दोनों बुरी तरह घबरा गए। बिना एक सेकंड रुके वो वहां से भाग निकली। फेरिस दूर ये सब देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि आखिरकार उन परेशान करने वाले लोगों को सबक मिल गया था। जब दोनों भाग रहे थे तब एक अजीब सा बैड पेड़ के पीछे से उन्हें चुपचाप देख रहा था। उधर मिनातो और यामी करी रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। दोनों ने एक अच्छा लंच किया। यागामी काफी खुश देख रहा था, लेकिन मिनाटो ने नोटिस किया कि अभी भी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आया। मिनाटो इस बात को लेकर चिंतित हो रहा था, लेकिन यागामी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद यागामी ने घर लौटने की बात की। रास्ते में मिनाटो ने बताया कि वो दोनों फेक एक्सोरिस्ट घर पर आए थे, लेकिन एक सेल वाले काले फॉग ने उन्हें भगा दिया। उस फॉग को समर ऑरेंजेस जैसी खुशबू आ रही थी। दोनों चलते रहे। तभी मिनाटो महसूस किया कि उसके कंधे पर बैठा यागामी अपनी टेल हिला रहा है। मिनाटो ने पूछा कि क्या उसे इस तरह राइड करना पसंद है। यागामी ने मान लिया कि उसे सच में काफी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो एक श्राइन के पास पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग लेडी फूल चढ़ा कर प्रार्थना कर रही थी। मिनाटो सोचने लगा कि वो किस देवी की पूजा कर रही है। तभी उस लेडी की डॉटर वहां पहुंची और
उसे डर था कि कहीं उसकी माँ कहीं रास्ता भटक ना जाए। वो उन्हें घर चलने के लिए कहने लगी, लेकिन minato ने पूछा कि ये श्राइन किसके लिए बना है। महिला ने बताया कि ये उसकी माँ पहाड़ के माउंटेन की देवी को बहुत मानती है, इसलिए अक्सर यहाँ आकर सम्मान देती है। इसके बाद वो अपनी माँ को सहारा देकर घर ले गई। उनकी बात सुनकर minato सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि टाउन में बहुत सारे लोग आज भी यागामी को अपने दिल से मानते हैं और सम्मान देते हैं। तभी उसने यागामी की तरफ देखा और हैरान रह गया। यागामी ने अपने पूरे ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ चुका था। उसकी चमक और ऑरा इतना शक्तिशाली था कि minato की आंखें चौंधी आ गईं। यागामी ने तुरंत अपनी चमक कम की ताकि minato से आराम से देख सके। मजेदार बात यह थी कि यागामी खुद बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। उसके लिए अपने बड़े फॉर्म में वापस आना कोई कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बिल्कुल नॉर्मल था उसके लिए। minato ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उसे लगा कि शायद टेम्को से हारने की वजह से यागामी डिप्रेस था, लेकिन यागामी ने बताया कि असली वजह कुछ और थी। उसने लड़ाई में बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए उसका फॉर्म छोटा हो गया था। फिर minato ने पूछा कि सुबह मैगजीन को लेकर वो इतना उदास क्यों था। यागामी ने तुरंत जवाब दिया कि वजह चंग की बीन बेस थी। ये सुनकर minato कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर समझ गया कि वो बेकार की चिंता कर रहा था। यागामी किसी हार या डिप्रेशन की वजह से परेशान नहीं था, वो तो बस अपनी पसंदीदा मिठाई को लेकर नाराज था। दोनों हंसते हुए घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में minato सोच रहा था कि शायद यागामी की ताकत इसलिए वापस आ गई क्योंकि आज बनने सारे लोग उसे प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं। उधर लोकल एक्सोरिस्ट हेडक्वार्टर्स में एक पेंगुइन कात्सुरागी को रिपोर्ट दे रहा होता है। उसने बताया कि फेक एक्सोरिस्ट minato के घर में घुसने की कोशिश की थी। ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कि वो किसी तरह मार खाकर वहां से भगा दिए गए। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के पास दोनों भाई वापस घर जाने के बारे में सोच रहे थे। छोटे भाई के मन अब टूट चुका था, लेकिन बड़ा भाई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस टाउन से स्कैम करके बहुत बड़ा पैसा कमाए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक विशाल डोमेन खुल गया। दोनों भाइयों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है।